कि आने वाले समय में भारत के लिए बहुत खतरनाक ये सब वक्त आने वाला है, क्योंकि दंगे फसाद की राजनीति फिर से एक बार सजीव हो जाएगी। और मुझे इसी है, और इसी वजह से आरएसएस का या संघ परिवार का जो सबसे फेवरेट मुद्दा है, जो पेट टॉपिक है, वो है हिंदू मुसलमान। ये जो फर्क पैदा करना है, वो उसी के बलबूते पे ये पहली बार इख्तिदार में आए थे। याद रखिए, ये रथ यात्रा जब की थी आडवाणी ने, उसके बाद ही बाबरी मस्जिद को शहीद कराने के बाद ही पहली बार भारतीय जनता पार्टी पावर, कांग्रेस की तरफ राहुल गांधी जैसे, जहां पे कांग्रेस की इतनी जमीन नहीं है राजनीति की, वहां पर दोबारा से जो है वो एक्टिव हो गए हैं। राजद जो है राष्ट्रीय जनता दल, और उधर यूपी में समाजवादी पार्टी, ये इन्हीं मुद्दों को लेकर के ये बात कर रहे हैं। और जगदीप, मैं हमारे सभी सभी सामाइन को मैं बताना चाहूंगा कि इसको सिर्फ बिहार से जोड़ के ना देखें। ये पूरे भारत में इस तरह से जो है ये आवाजें अब उठने लगी हैं। तो ये सिर्फ बिहार को नहीं, इसीलिए जो है ये मंदिर मस्जिद की राजनीति को जो दूसरी साइड को बोला गया है, यानी मुसलमानों को जो बोला गया है, मोहन भागवत साहब कहते हैं कि आप लोग अपने आप ही जो है हमें दे दीजिए काशी और मथुरा। ये तो एक धमकी हुई ना साहब, कि जो मतलब आप हमें दे बात, लगातार दो टर्म्स वो मिल चुके हैं, तीसरा टर्म है ये मोदी साहब के पर्सनल कैरिज्मा, उनके पर्सनल पुल के बगैर ये पॉसिबल होता ही नहीं। इसीलिए संघ तो नहीं चाहेगा कि मतलब वो जो ग्रेवी ट्रेन बोलते हैं ना अंग्रेजी में, कि उसको उड़ेल दे, उसको पलट दे, वो तो नहीं चाहेगा, क्योंकि संघ परिवार का वर्चस्व भी बढ़ा है। देखिए, दिल्ली में झंडेवाला में संघ परिवार ने आलीशान अपना मकान बना लिया है, हेडक्वार्टर, जहां पर मतलब वो एक छोटा सा एक कोई वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तो नहीं था। और उसको जो है उन्होंने केशव कुंज जो है वो बड़ा करके एकदम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दिया, एकदम आलीशान। तो इन सब चीजों के लिए पैसे भी चाहिए होंगे, इन सब चीजों के लिए पॉलिटिकल पेट्रोनेज भी चाहिए होता है। तो ये आप इसके बगैर, मोदी साहब के बगैर आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो इसीलिए उनको हटाने, आरएसएस और भाजपा में कोई अंतर नहीं है। ये संघ परिवार का हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी, उनको मालूम है उनके बगैर ये हो नहीं सकता है। मोदी साहब ने हालांकि पॉलिटिकली उनको बहुत कुछ करने की इजाजत नहीं दी है, लेकिन जो एक कोर आइडियोलॉजिकल जो प्लैंक है, जैसे एजुकेशन में आरएसएस की विचारधारा के अनुकूल जो सिलेबस वगैरह तैयार हुए हैं, निसाब पूरा बदल दिया गया है देश में, और वो बिल्कुल आरएसएस जैसा चाहती है वैसा। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਖਾਸ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 75 ਸਾਲ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਉਹ ਅਯੋਧਿਆ ਮੰਦਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਵਰੇਟ ਹੋਸਟ ਨੇ। 3 ਤੋਂ 5 ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਡਿਟੇਲਡ, ਬੜਾ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨੀ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਔਨ ਏਅਰ ਹੋਮ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਗਦੀਪ। ਮਨੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਗਾਇਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ, ਅਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਟੌਪਿਕ। ਜੀ। ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 2-3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਵਾਲਾ, ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਸੁਰਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਜਰਾ, ਇਹਦਾ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ सारा। सबसे पहले तो जगदीप, बहुत शुक्रिया अपने शो पर शामिल करने के लिए, और दूसरा कि हमारे शेर पंजाब के सभी सुनने वालों को प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार और आदाब। हम हमेशा, आप और हमारे सभी होस्ट शेर पंजाब के सुनने वालों के लिए हरदम मुस्तैद रहते हैं, तो फिर सुबह उठना वो कोई मसला नहीं है। मौका दिया आपने, बस इसके लिए शुक्रिया। आपका सवाल बहुत अहम है जगदीप, क्योंकि आरएसएस के शिरोमणि मोहन मोहन भागवत अगर ये बातें कह रहे हैं तो ये बहुत अहम है। पहली बात तो ये कि 100 साल उनके पूरे हो रहे हैं, तो इसलिए एक लेक्चर सीरीज में बोलते हुए उन्होंने कुछ बातें कही हैं। एक तो 75 साल वाली जो बात कही है, उससे तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब के साथ सुलह किसी किस्म की हो चुकी है।
और दूसरी बात ये कि जो उन्होंने ये बात कही कि काशी और मथुरा उस पे जो है आरएसएस आंदोलन नहीं करेगी, लेकिन अगर स्वयंसेवक चाहें तो किसी आंदोलन में शरीक हो सकते हैं। मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ी खबर है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये आने वाले दिनों के लिए बहुत मुश्किलें होने वाली हैं हिंदुस्तान में, इसकी तरफ वो इशारा करता है। क्योंकि अगर मोहन भागवत ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि जो आरएसएस का जो नन्हा मुन्ना है, जो कि भारतीय जनता पार्टी है, वो अपने सबसे मुश्किल दे दौर से अब वो गुजर रहा है। क्योंकि ये जो वोट चोरी का जो इल्जाम लगा रही है ऑपोजिशन, खास करके राहुल गांधी कांग्रेस के, उसका असर शायद महसूस होने लगा है। क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी की रैलियों में लोग आ रहे हैं, और मेन स्ट्रीम मीडिया में इतना कवरेज नहीं मिलने के बावजूद इतने लोग सोशल मीडिया पर अब रील बना रहे हैं या बातें कर रहे हैं यूट्यूब पर, इससे आरएसएस को और भारतीय जनता पार्टी को यह महसूस हो रहा है कि ये बात कहीं ना कहीं लोगों के जहन में जो है गढ़ करने लगी है कि ये सरकार शायद वोट चोरी से पावर में आई है। और ये बहुत खला उनके लिए बहुत मुश्किल वाली बात है। क्योंकि देखिए, नरेंद्र मोदी, जैसे कि मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, नरेंद्र मोदी भी अपने सियासी जीवन में अपने सबसे मुश्किल वक्त से अभी गुजर रहे हैं। क्योंकि भारत की जो है विदेश नीति वो कारगर सिद्ध नहीं साबित हो रही है, और हर तरफ से घिरे हुए हैं। डोमेस्टिकली जो मुद्दे हैं वो भी नहीं असर कर रहे हैं। लोगों को सपने दिखा दिखा कर अब दिखाने के लिए उनके पास भविष्य का कोई सपना बाकी नहीं रहा है। तो अब स्वदेशी हम खुद करेंगे, ये सब बातें कह रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकली बहुत बुरी तरह से घिर गए हैं ऐसा लग रहा है। और इसी वजह से आरएसएस का या संघ परिवार का जो सबसे फेवरेट मुद्दा है, जो पेट टॉपिक है, वो है हिंदू मुसलमान। ये जो फर्क पैदा करना है, वो उसी के बलबूते पे ये पहली बार इख्तिदार में आए थे। याद रखिए, ये रथ यात्रा जब की थी आडवाणी ने, उसके बाद ही, बाबरी मस्जिद को शहीद कराने के बाद ही पहली बार भारतीय जनता पार्टी पावर में आई थी। तो जब भी ऐसे मुश्किल दौर से वो गुजरते हैं, तब ये जो फॉल बैक इनका ट्राइड एंड टेस्टेड कार्ड होता है, ये हिंदू मुस्लिम कार्ड, कम्युनल कार्ड, उसको खेल देते हैं। तो अब मोहन भागवत अगर ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में भारत के लिए बहुत खतरनाक ये सब वक्त आने वाला है। क्योंकि दंगे फसाद की राजनीति फिर से एक बार सजीव हो जाएगी, और मुझे इसी बात का जो है डर लग रहा है जगदीप, सबसे ज्यादा। ਮਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ। हम्म। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਟੈਕਟਿਕਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ तरीके। नहीं, ये देखिए, जैसे आपको याद होगा, वैसे हम बहुत छोटे थे जगदीप, लेकिन जब ये मंडल आयोग आई थी, मंडल वाला जो एजिटेशन चल रहा था, ये सोशल जस्टिस का हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा वो एक आंदोलन था, आप कह सकते हैं, जो मंडल आयोग का जो वो रिपोर्ट था, नहीं, कितने डिमांड्स के बाद वो आया था, वीपी सिंह साहब की सरकार थी उस टाइम पर। तो उसको काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये कमंडल पॉलिटिक्स, यानी मंडल के बरक्स आप कमंडल को खड़ा कर दीजिए, जो हिंदू राष्ट्रवाद है उसको जो है इस तरह से खड़ा कर दीजिए कि ये जो सोशल जस्टिस का मामला है वो बिल्कुल जो है वो साइड लाइन पे चला जाए। तो इसीलिए वो रात राम मंदिर मूवमेंट 80s के दौर में जोर पकड़ता है, ये ले 89-90 का वो पीरियड होता है जिसमें ये वजूद में आता है। और उसी से जो है इनकी सियासत वो बुलंद होती है, वो एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड कार्ड है। इस बार भी सोशल जस्टिस का मामला चल रहा है, या आप देखिए, ये वोट चोरी का तो चलिए एक वो जरिया है। इससे पहले भी जो कास्ट सेंसस की मांग कर रही थी ऑपोजिशन, उसके बाद आरएसएस ने उसको हरी झंडी भी दी, सरकार ने ऐलान भी कर दिया हम ऐसा कुछ करेंगे। तो अब दिखाई दे रहा है कि जो दलित समाज है, जो सो कॉल्ड तथाकथित पिछड़ा वर्ग है, वो धीरे धीरे आकर्षित हो रहा है ऑपोजिशन के दलों की तरफ।
कांग्रेस की तरफ राहुल गांधी, जैसे जहां पे कांग्रेस की इतनी जमीन नहीं है राजनीति की, वहां पर दोबारा से जो है वो एक्टिव हो गए हैं। राजद जो है, राष्ट्रीय जनता दल, और उधर यूपी में समाजवादी पार्टी, ये इन्हीं मुद्दों को लेकर के ये बात कर रहे हैं। और जगदीप, मैं हमारे सभी सभी सामाइन को मैं बताना चाहूंगा कि इसको सिर्फ बिहार से जोड़ के ना देखें। ये पूरे भारत में इस तरह से जो है ये आवाजें अब उठने लगी हैं। तो ये सिर्फ बिहार को नहीं टारगेट करके किया गया है, ये पूरे भारत में किया जाएगा। और यूपी, आप देखिए, इतना कम्युनलिस्ट सेंसिटिव है। पिछले इलेक्शन में समाजवादी पार्टी से पस्त हो गई थी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा इलेक्शन में। अब 2000, जो अब अगला जो चुनाव आएगा भारत में, अब कुछ स्टेट्स में अब चुनाव होने जा रहे हैं। असम में है अगले साल, वेस्ट बंगाल में है। तो इन चुनावों में भी इसका असर पड़ सकता है। इसीलिए जो है ये मंदिर मस्जिद की राजनीति को उभारा गया है। और इसमें देखिए एक थ्रेट भी दिया गया है। जैसे देखिए, जो दूसरी साइड को बोला गया है, यानी मुसलमानों को जो बोला गया है, मोहन भागवत साहब कहते हैं कि आप लोग अपने आप ही जो है हमें दे दीजिए काशी और मथुरा। ये तो एक धमकी हुई ना साहब, कि जो मतलब आप हमें दे दीजिए वरना, है ना, डॉट डॉट डॉट। तो ये इस किस्म की जबान अगर बोली जा रही है, तो इसका मतलब साफ है कि ग्राउंड पे कुछ इसको काउंटर करने के लिए बड़ा कुछ सोचा जा रहा है। और ये हिंदू मुस्लिम राजनीति एक फॉल बैक है, बहुत सेफ फॉल बैक ऑप्शन है संघ परिवार के लिए। ਮਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੈਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਹਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸਮ ਦੇ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਬਲੂ ਆਈਡ ਬੁਆਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਲਟੀ कहोगे ਜਾਂ ਕੀ कहोगे ਇਹਨੂੰ? नहीं, देखिए, एक एक बात तो बहुत सारे तज्जिया निगार गलती कर जाते हैं इसको समझने में, वो ये कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, खास करके मीडिया को ये दोहरा बयान देते हैं। कभी दिखाने की कोशिश करते हैं कि अरे बीजेपी के साथ इनके अच्छे ताल्लुकात नहीं है, तनाव चल रहा है, वगैरह वगैरह। मोदी साहब के साथ एक पर्सनल इक्वेशन खराब है मोहन भागवत साहब का या फिर आरएसएस का, क्योंकि वो अलग एक इनकी पर्सनालिटी है मोदी साहब की। तो वो आरएसएस के लीडरशिप की मुदाखलत नहीं पसंद करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आरएसएस चाहता है कि मोदी साहब को जो है वो हटा दिया जाए पावर से, क्योंकि आरएसएस ये बात बखूबी जानता है कि बगैर मोदी साहब के भारतीय जनता पार्टी का पावर में आना 2014 में, उसके बाद लगातार 2 टर्म्स वो मिल चुके हैं, तीसरा टर्म है ये मोदी साहब के पर्सनल कैरिज्मा, उनके पर्सनल पुल के बगैर ये पॉसिबल होता ही नहीं। इसीलिए संघ तो नहीं चाहेगा कि मतलब वो जो ग्रेवी ट्रेन बोलते हैं ना हम अंग्रेजी में, कि उसको उड़ेल दे, उसको पलट दे, वो तो नहीं चाहेगा, क्योंकि संघ परिवार का वर्चस्व भी बढ़ा है। देखिए, दिल्ली में झंडेवाला में संघ परिवार ने आलीशान अपना मकान बना लिया है, हेडक्वार्टर, जहां पर मतलब एक छोटा सा एक कोई वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तो नहीं था। और उसको जो है उन्होंने केशव कुंज जो है वो बड़ा करके एकदम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दिया, एकदम आलीशान। तो इन सब चीजों के लिए पैसे भी चाहिए होंगे, इन सब चीजों के लिए पॉलिटिकल पेट्रोनेज भी चाहिए होता है। तो ये आप इसके बगैर, मोदी साहब के बगैर आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो इसीलिए उनको हटाने की कोई बात तो ये सोच नहीं रहे थे। हाँ, उनको थोड़ा सा पॉलिटिकली कमजोर करना, ऐसा दिखाना लोगों को कि भाई हम अभी भी अलग अलग व्यक्तित्व है हमारा और अलग अलग पावर सेंटर है, वो दिखाने की कोशिश जरूर करते हैं। लेकिन वैचारिक तौर पर आरएसएस और भाजपा में कोई अंतर नहीं है। ये संघ परिवार का हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी, उनको मालूम है, उनके बगैर ये हो नहीं सकता है। मोदी साहब ने हालांकि पॉलिटिकली उनको बहुत कुछ करने की इजाजत नहीं दी है, लेकिन जो एक कोर आइडियोलॉजिकल जो प्लैंक है, जैसे एजुकेशन में, आरएसएस की विचारधारा के अनुकूल
जो सिलेबस वगैरह तैयार हुए हैं, निसाब पूरा बदल दिया गया है देश में, और वो बिल्कुल आरएसएस जैसा चाहती है वैसा किया गया है। तो इस मामले में मोदी साहब ने तो खुली छूट दे रखी है। लेकिन आरएसएस नहीं चाहेगा कि मोदी साहब हट जाएं, और इसीलिए उन्होंने खुद भी कहा ना कि मैं खुद भी रिटायर नहीं हो रहा हूं 75 साल में, ना किसी और के रिटायर होने की मैंने बात कही थी। इसके बाद तो ये विवाद बचता ही नहीं है। लेकिन ये दोनों जानते हैं कि अब इस सोशल जस्टिस के इस मूवमेंट की वजह से बहुत बड़ा खतरा पॉलिटिकली इनको पहुंच सकता है। हो सकता है इन अगले इलेक्शन तक इनको नुकसान पहुंच जाए, क्योंकि अगर पब्लिक के दिमाग में ये बात गड़ कर गई और अलग अलग जगहों में धीरे धीरे ये होने लगा है, तो इसको काउंटर करने का एकमात्र तरीका उनको समझ में आ रहा है कि है हिंदू मुस्लिम के इस प्रॉब्लम को फिर से हवा दी जाए। अब आप याद कीजिए, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज से स्टडी है, शायद वो प्रिंसटन का था या हार्वर्ड का था, जगदीप, एक स्टडी आई थी जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि जहां जहां दंगे होते हैं हिंदू मुसलमान के, वहां वहां भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरली फायदा पहुंचता है। तो अगर इस तरह से आप काशी और मथुरा में, ये तो काफी टाइम से चल रहा है, अयोध्या मूवमेंट के टाइम पे वो बोलते थे अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। तो अब इसी चीज को उसके बाद मोहन भागवत क्या कह रहे थे कि हर मुसलमानों के इबादत गाहों के नीचे शिवलिंग ढूंढना या हिंदू मंदिर ढूंढना ये बंद कर दीजिए, मुसलमान भी हमारे ही हिस्सा हैं। लेकिन अब अगर वो बोल रहे हैं कि संघ तो कोई आंदोलन में हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन अगर स्वयंसेवक चाहें तो किसी आंदोलन में हिस्सा ले सकते हैं, कि इन चीजों को जो है छुड़वाना है, काशी और मथुरा को, और जो है दूसरा साइड जो है वो अपने आप ही दे दे तो बहुत बढ़िया है। ये बात कह रहे हैं। साथ ही साथ आप देखिए, ये बात भी समझ में आती है कि ये जो कह रहे हैं, इससे पहले कह रहे थे कि हमें तो बाकी और डिमांड्स नहीं करने। पहले जब अयोध्या में राम मंदिर बन गया उसके बाद बोल रहे थे अब और हमें नहीं चाहिए। अब बोल रहे हैं कि काशी मथुरा दे दीजिए, उसके बाद हमें नहीं चाहिए। तो आप कैसे एतबार करेंगे इन सब बातों पे, क्योंकि हर बार इनका नया एक डिमांड आ जाता है। कल को बोलेंगे कि वो भोजशाला जो है मांडू में, वो हमें दे दीजिए, और इस तरह से वो अलग अलग जगहों पे जाकर के बोलते रहेंगे, ऑलरेडी बोल रहे हैं। तो ये कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला है जगदीप। लेकिन भारतीय होने के नाते मैं बहुत खौफजदा हूं इस बात से, क्योंकि अगर ये एक डेस्परेशन में ये आ गए हैं, तो आने वाले टाइम में हिंदुस्तान की राजनीति के लिए ये एक बहुत ही खतरनाक लम्हा साबित होगा। ਜੀ ਮਨੀ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਟੀਮੀਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। आपका बहुत शुक्रिया जगदीप, मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। ਧੰਨਵਾਦ। ਮਨੀ ਜੀ ਸਨ। ਮਨੀ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਵਾਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ। ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਜਿਹੜੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ। 100 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ। 100 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਐਸਐਸ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਨੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਨੀ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ, ਸਮਾਂ ਦੇਖੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੜੀ ਅਨਪ੍ਰਡਿਕਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਇਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਵੀ ਲਗਭਗ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਰੇਲ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਐਂਕਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ। ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ
ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਨੀ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ RSS ਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੱਕ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।